चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दूसरे दिन यानी 21 अप्रैल 2022 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस शुभ मौके पर एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इस अवसर पर शब्द कीर्तन में 400 रागी प्रस्तुति देंगे। उक्त बातें केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति सचिव गोविंद मोहन भी उपस्थित रहे। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अमृतसर में हरमंदिर साहिब, पटना साहिब और देश भर के प्रमुख गुरुद्वारों के अन्य नेताओं सहित प्रमुख सिख नेताओं को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से किया जाएगा। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री व विदेशों से आए गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा। बता दें कि कल यानी उत्सव के पहले दिन 20 अप्रैल को लाल किले पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान शब्द कीर्तन में लगभग 400 बच्चे शामिल होंगे और लाल किले में मल्टीमीडिया शो द लाइफ एंड सैक्रिफाइस ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी का उद्घाटन भी किया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पुलिस ने संशोधित बयान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के नामों को हटा लिया है। इससे पहले शुरुआत में पुलिस ने कहा कि जुलूस के आयोजकों के खिलाफ अनुमति नहीं लेने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बयान में व्हिप, बजरंग दल, दिल्ली प्रांत, मुखर्जी नगर जिला, झंडेवाला के आयोजकों का बिना किसी अनुमति के जुलूस निकालने का जिक्र किया गया था। यह भी बताया गया था कि एक आरोपी व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने संगठनों और गिरफ्तारी के किसी भी संदर्भ को छोड़कर बयान को संशोधित किया। दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि हिंसक झड़पों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी वर्ग, पंथ या धर्म के हों। बता दें कि शनिवार को हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें 9 लोग घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने केंद्र से इस बात का अनुरोध करने संबंधी पत्र लिखने का फैसला किया कि राज्य प्रशासन जिलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो ऐसे में राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी पीसीएस के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। ममता सरकार का कहना है कि कुछ पड़ोसी राज्यों में जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं, उनमें इस राज्य की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या अधिक है। वहीं प्रशासन को अधिक कुशलता से चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिकारियों की एक समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में फिलहाल 23 जिले हैं। गो एयर कंपनी का एक विमान जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाने वाला था, लेकिन उसमें बम होने के संबंध में एक फोन कॉल मिलने के बाद उसे श्रीनगर में ही रोक लिया गया और उसकी तलाशी ली गई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि विमान में गहन तलाशी की गई, लेकिन उसमें कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली से यह फोन कॉल आई थी। उस नंबर पर पुलिस ने दोबारा कॉल की, लेकिन अब वो नंबर बंद आ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हवाई अड्डे पर सुचारू रूप से परिचालन हो रहा है। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद से इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घूमने जा रहे हैं और जिस कारण बड़ी संख्या में उड़ानें हवाई अड्डे पर पहुंच रही हैं। पंजाब के विधानसभा हल्का खेमकन के अधीन आते कस्बा अमरकोट की दाना मंडी में 4 दीवारी करने के लिए खुदाई करते समय जंग लगा हुआ जिंदा बम बरामद हुआ है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। दाना मंडी अमरकोट में खुदाई कर रहे मजदूरों ने बम नुमा चीज मिलने की सूचना तुरंत पुलिस थाना वल्टोहा को दी और सूचना मिलते ही डीएसपी भिखीविंड तरसेम मसीह, एसएचओ वल्टोहा बलविंदर सिंह तेड़ा, पुलिसकर्मी और बीएसएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और इलाके का जायजा लिया। बम मिलने वाली जगह पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इस संदर्भ में डीएसपी भिखीविंड तरसेम मसीह ने कहा कि बम की जांच की जा रही है और बम एक्सपर्ट की टीम आकर उसे अब डिफ्यूज करने वाली है। उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस की वजह से प्रदेश में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस ना निकलने दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हें ही दी जाए जो परंपरागत हो। किसी नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने अफसरों को साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उन्माद फैलाने और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो।
दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त थे। उन्होंने अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुंडवा की घटना पर नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देश के विभिन्न हिस्सों में घट रही घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 मई तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक हिंसा को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अभी सामने नहीं आई हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में सौहार्द का माहौल है। रमजान के दिनों में भी दोनों समुदाय के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाए हुए हैं। कांग्रेस इस समय काफी खराब दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को लगातार मिल रही हार के बाद अब पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर मंथन में जुट गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से इस बात को लेकर चर्चा की गई कि विपक्ष को किस तरह से एकजुट किया जाए। देश में कोरोना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण मामलों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1247 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,45,527 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,860 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,966 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,860 है, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।